पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग श्री हरिशंकर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन श्री गौरव कुमार जी, संपादक पॉलिसी संवाद, माननीय अतिथिगण एवं उपस्थित सभी गणमान्य दीदी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए पॉलिसी संवाद को बधाई देना चाहता हूँ और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ज्ञात है कि पॉलिसी संवाद भारत की एकमात्र द्विभाषिक लोक नीति पत्रिका और जर्नल है जो महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और नीतिक संबंधी मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जर्नल है ये सार्थक विश्लेषण, शोध और नीति से संबंधित विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है, जिससे कि हम प्रगतिशील और प्रभावी नीति तंत्र के निर्माण में योगदान दे सकें। आज का यह अवसर पॉलिसी संवाद द्वारा आयोजित न केवल चर्चा का एक मंच है, बल्कि हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और हमारे जनजातीय समुदाय हमारे सांस्कृतिक धरोहर के अमूल्य रत्न हैं। सदियों से इन समुदाय ने प्रकृति के साथ कोएग्जिस्टेंस का एक समुचित विकास बनाए रखा है, लेकिन आर्थिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी चुनौतियां इनका विकास बाधित करती हैं। भारत सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए एक समावेशी भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी संदर्भ में जो बजट एलोकेशन जनजातीय मंत्रालय के लिए और जनजातीय विकास के लिए किया जाता है, उसकी मैं एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जनजातियों के कल्याण हेतु अभूतपूर्व बजटीय सहायता प्रदान की। यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि देश के जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2025-26 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कि वर्ष 24-25 की तुलना में करीबन 46% ज़्यादा है। यदि हम पिछले एक दशक को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय कल्याण के प्रति सरकार का फंडिंग सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014-15 में तकरीबन 4,500 करोड़ जो बजटीय सपोर्ट था, वो अब 25-26 में बढ़ के तकरीबन 15,000 करोड़ पहुंच गया है, जो कि 14-15 की तुलना में 232%, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा बजटीय सहायता बढ़ाई गई है। और जो एक मुख्य स्कीम है एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो हम सब जानते हैं जैसे किसी भी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसी के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम की संरचना की गई, जिसमें भारत में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना के लिए इस साल तकरीबन 7,088 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले साल से लगभग दोगुना है। यह योजना दूरस्थ क्षेत्रों में जनजातीय विद्यार्थियों की गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। अब 2025-26 का बजट का जो अलॉटमेंट किया गया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार जनजातीय समुदाय के एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी भारत सरकार का ये दूरदर्शिता और समर्पण का ही परिणाम है कि जनजातीय कल्याण हेतु बजट में इतनी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। लेकिन यही काफ़ी नहीं। जैसे कि अभी हमने देखा कि बजट एलोकेशन तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही है, बजट तो चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन स्कीम्स, उन नीति, उन पॉलिसियों का सही भावना और उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। इसी संदर्भ में आपसे एक छोटा सा उदाहरण मैं साझा करना चाहूँगा। 2016 में मुझे भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट किया गया कि मैं एक डूंगरपुर की एक परियोजना थी सोलर सहेली, उसका मूल्यांकन करने के लिए फॉर पीएम्स इनोवेशन अवार्ड, जो कि सिविल सर्विस डे पे दिया जाता है, उस अवार्ड के लिए
कई नॉमिनेशंस आते हैं और उसमें हर नॉमिनेशन के लिए एक टीम जाती है भारत सरकार से। उस टीम का कार्य होता है जाके देखना, उसको मूल्यांकन करना, असेस करना और आके रिपोर्ट देना कि वो किस तरीके से, कैसी सही है, क्या है, किस तरीके से किया गया, क्या वो अवार्ड के लायक है कि नहीं। तो 2016 में मुझे भेजा गया था डूंगरपुर। तो मैं जब वहाँ पहुँचा डूंगरपुर, तो पहले दिन हमारा जो वहाँ पे स्वागत हुआ वो जनजातीय महिलाओं के द्वारा। उन्होंने, जनजातीय महिलाओं ने हमें ये प्रेजेंटेशन दी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी कि कैसे सोलर सहेली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और ये मेरे लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य था कि जो महिलाएं थी वो मुश्किल से 5वीं पास और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रही थी पूरी टीम को आराम से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो मैंने वहाँ देखी। सोलर सहेली प्रोजेक्ट एक्चुअली ऐसा था कि डूंगरपुर में अगर आप कभी कोई गया हो वहाँ पे, तो वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे घर जो है वो ढानियाँ हैं, दूर दूर बने होते हैं टीलों के ऊपर। तो वो एक साथ क्लस्टर में घर नहीं है, दूर दूर कुछ कुछ घर है। तो सरकार को ये बड़ी दिक्कत थी कि कैसे इनको बिजली से कनेक्ट किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। तो उस वक्त 2016 के आसपास वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये एक प्रोजेक्ट लेके आए थे भारत सरकार IIT मुंबई के साथ और राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और जिला प्रशासन, ये सब मिल के एक प्रोजेक्ट लेके आए। उसका नाम था सोल प्रोजेक्ट, सोलर ऊर्जा लैंप परियोजना। इस प्रोजेक्ट के अंदर IIT मुंबई टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। एक CSR में, आप सबको अगर याद हो तो आइडियल मोबाइल एक उस वक्त हुआ करता था, वो 200 रुपये का पर लैंप सब्सिडी CSR दे रहा था। और उसके अंदर IIT के स्टूडेंट्स वहीं रहते थे और वो उन महिलाओं को सोलर लैंप की असेंबली करना, उसकी मरम्मत करना, उसको ठीक करना, उसका मैनेज, उसका सेल्स, मार्केटिंग, ये सब वो उनको सिखाया। और जब वो उनको सिखाया उन महिलाओं को, जिन महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये देख के अपने आप में एक आश्चर्य था कि कितने आसानी से वो महिलाएं उस सोलर लैंप को असेंबल कर रही हैं। उस सोलर लैंप्स को असेंबल करके उसका मार्केटिंग किया जा रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो महिलाएं थी, सारी ट्राइबल महिलाएं थी डूंगरपुर की, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जिला प्रशासन ने उनको प्रशिक्षण प्रदान किया था। उन्होंने मोटिवेट किया, एनकरेज किया और इससे हुआ क्या कि जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिला। सोलर सहेली के रूप में ये प्रोजेक्ट प्रख्यात हुआ। 50 से अधिक सोलर दुकानें खोली गई उस इलाके में और महिलाओं की औसत जो आमदनी थी उसमें वृद्धि हुई, उनके परिवार का आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ। 1 लाख से भी ज़्यादा सोलर सेल बनाए गए, सोलर लैंप बनाए गए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, जो गांव में मैं खुद जाके देखा कि रात को जब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, वो सोलर लैंप की सहायता से पढ़ रहे थे। और इस सब के पीछे मेन रीज़न क्या था? इस सब फंडिंग सपोर्ट तो थी, मगर मेन रीज़न था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत ही तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया क्योंकि वो पीछे थे, वो जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत थी वो पीछे थे, लेकिन उन्होंने उन आदिवासी और जनजातीय महिलाओं को आगे रखा, हर जगह उसको आगे रखा। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि उस साल 2016 में उस प्रोजेक्ट को ऑनरेबल PM द्वारा इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया सिविल सर्विस डे के दौरान। तो ये सब चीज़ें हमें ये दर्शाती है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी स्कीम्स, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी फंडिंग को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आवश्यक है कि सभी स्टेक होल्डर मिलकर जनजातीय कल्याण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाएं ताकि हम 2024 तक विकसित भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल सर।